हम 3 बहन हैं। अच्छा। भगवान की कृपा से और उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था। दीवानी का इसको बहुत वायड है। मेरे पिताजी ने कहा वकील बनो, अगर कायदा फ्रैक्शन किसी बाद में नहीं लिखा जाए तो ऑर्डर 7/11 से दावा खारिज कर दिया जाएगा। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, दीज आर इंक्लूड्स इन द लैंड। 1977 के पहले बैनामा जबानी या सादे कागज पर होता था। एक अच्छा वकील बनने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करें। नमस्कार दर्शकों, विश्व, समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए संस्कारों से सुसज्जित एक ऐसी परिष्कृत भूमि तैयार करनी पड़ती है जिस पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कार्यों का प्रदर्शन कर सके। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशाल व्यक्तित्व हनुमान प्रसाद दुबे जी हैं। आप गोरखपुर जनपद के बांस गांव सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे और आपके जीवन वृत्त पर बात करेंगे और विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर बात करेंगे और भी तमाम जो छुए अनछुए पहलू हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो दुबे जी, सबसे पहले आपका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। जैसा कि हमने बता ही दिया आपका नाम, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का क्या नाम है और जो आपका जन्म स्थान है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरे माता का नाम श्रीमती सुखदेवी देवी। अच्छा। और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्रीमान पंडित हरि सहाय दुबे। अच्छा अच्छा। और मेरा जन्म दक्षिणांचल, गोरखपुर के दक्षिणांचल में बहुत पिछड़ा इलाका बेलघाट क्षेत्र में गांव जैती है, मेरा जन्म वहीं हुआ था। अच्छा, जैती में। 1944 में जब भारत गुलाम था तब मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, गुलाम भारत में आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश। चलिए, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अच्छा मातृभूमि पर ही वहीं हुई। जैती में? जैती में कठिया बाजार में। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। और बेलघाट मिडिल स्कूल तक 8 तक हुई। अच्छा। और उसके बाद मैं गोरखपुर आ गया पढ़ने के लिए और गोरखपुर में तुलसीदास इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटर की शिक्षा ग्रहण किया। अच्छा। उसके बाद बीए यानी स्नातक की शिक्षा विश्वविद्यालय से गोरखपुर से लिया और वहीं से मैंने LLB की शिक्षा लेकर के डिग्री प्राप्त किया और 1971 जुलाई से मैं वकील के रूप में कचहरी में आ गया। अच्छा। और स्वर्गीय श्रीमान नागेंद्र नाथ सिंह राजा साहब बारानगर के देख रेख में मैंने वकालत शुरू किया। उन्होंने मुझे कलेक्ट्रेट, रेवेन्यू, सिविल और फौजदारी तीनों मुकदमों के विषय में ट्रेनिंग दिलवाया और दिया। और 1972 में मेरे यहाँ चकबंदी आ गई। अच्छा। तो 1 साल का जमाना गुजरने के बाद मैं चला गया अपने गांव पर, अपने घर पर। अच्छा। और वहीं गौरगंज में CO ऑफिस स्थापित हुआ और मैं अपने पिता के देख रेख में वकालत गौरगंज में CO ऑफिस में शुरू कर दिया। चूँकि हमारे पिता कचहरी में काम करते रहे। अच्छा। और उन्हें अच्छी जानकारी कानून के विषय में थी, ड्राफ्टिंग के विषय में थी, लिहाजा उन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग करना, कैसे पेश करना, कैसे आर्गुमेंट करना, कैसे जिरा करना, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने पिता से सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चकबंदी ख़त्म होने के बाद जी, इसका मतलब आप बांस गांव में अपना स्थान बनाए? हाँ, चकबंदी ख़त्म होने के बाद मैं गोरखपुर आ गया। अच्छा। फिर तो मुझे यह राय मिली। अच्छा। कि आप क्यों नहीं चले जाते हैं, SDM साहब बैठेंगे अब बांस गांव में 4 दिन, लिहाजा बांस गांव में चाहे तो वकालत शुरू कर दें। अच्छा। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, भगवत कृपा हुई, मैं बांस गांव में चला गया और 1975 28 जून सन 1975 को मैं जा करके बांस गांव में वकालत शुरू किया।
अच्छा अच्छा, तो बांसगांव में आपका कोई सीनियर था या सीधे मेरा कोई सीनियर नहीं था। यही गोरखपुर में जो सीखा था, जो अपने पिता से सीखा था, जो मैंने काम किया था, उसी के आधार पर मैंने वहाँ शुरू कर दिया। और वहाँ के सीनियर अधिवक्ताओं की ड्राफ्टिंग, उनका जिरह, उनका बयान, उनका बहस मैं सुनता था और प्रभु की कृपा से मैं सब गिरफ्त कर लेता था। वह जानकारी मुझे हासिल हुई और मैंने टीचिंग विद्यार्थी की तरह शुरू किया और पढ़ाई करके अच्छा, हमको भगवान शिखर पर ले आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 14 मई 1969 में हुआ था। 69 में? अच्छा, यानी वकालत में आने से पहले आपकी शादी हो गई थी जी। अच्छा, तो आपकी धर्मपत्नी जी जो है, क्या नाम है उनका? मेरी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती इंदू रानी दुबे। अच्छा, कहाँ आपकी ससुराल है? मेरी ससुराल महोली थाना, तब बस्ती जिला बोलता था, अब तो संत कबीर नगर है। गांव गजाधरपुर, तिवारी लोगों का गांव है। अच्छा, गजाधरपुर। हाँ हाँ, गजाधरपुर। अच्छा अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। अच्छा। 2 लड़के हैं। अच्छा। एक लड़का सबसे बड़ा अखिलेश कुमार दुबे। अच्छा। जो पेशे से वकील हैं। अच्छा। और वही महाविद्यालय जयती डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज गोरखपुर का देख रेख वही करते हैं। तो आपके पुत्र जो है, और एक लड़का जो है, अच्छा, वो इंजीनियर है, जो इस समय बंगलौर में पोस्टेड है और बंगलौर में अपना मकान भी है। अच्छा अच्छा, वो बंगलौर में इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर इस समय अमेजन में है। अच्छा, अमेजन में। अच्छा, और जो बड़े लड़के हैं वो यहाँ देख रेख करते हैं। यहाँ देख रेख। तो आप अपने पिताजी के नाम से, इसका मतलब विद्यालय पिताजी के नाम से, उनके यादगार में महाविद्यालय अपने गांव में किया, स्थापित किया। अच्छा। और हमें प्रेरणा मिली, पंडित सुधाकर राम त्रिपाठी महाविद्यालय की स्थापना शुरू किए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री को शिलान्यास के लिए बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका मुकदमा उन दिनों बांसगांव में देख रहा था। 2-4 साल मुझे विचार विमर्श में लग गया और अपने पिता के नाम से विद्यालय की स्थापना की गई। किस सन में आपने वहाँ विद्यालय स्थापित? 2003 में स्थापना हुई। अच्छा, 2003 में। अच्छा, तो आप अपने गांव पर आप अपने पिताजी के नाम से विद्यालय अपने घर के साथ, अपने चक में। अच्छा, और दूसरा जो कॉलेज है आपका, जो दूसरा लॉ कॉलेज जो है, वह गोरखपुर में सेक्टर के दक्षिण तरफ तालकंधरा पर अच्छा लॉ डिग्री कॉलेज है, जो पिताजी का ही नाम से है। पंडित हरसहाय लॉ कॉलेज यहाँ है और गांव पर पंडित हरसहाय डिग्री कॉलेज गांव जयती में। अच्छा, यानी अपने पिताजी की स्मृति में शिक्षा का अलख जगाने के लिए, कि पिताजी की प्रेरणा से जो हमको शिखर पर ले आए हैं, उनकी यादगार सर्वदा बनी रहे और सदा बनने के साथ ही साथ जो लोग डिग्री लेकर के जाएं और नौकरी पाएंगे तो मेरे पिता के नाम की प्रशंसा ही करें कि मैं फला विद्यालय से पढ़ा हूँ, पंडित हरसहाय लॉ कॉलेज, पंडित हरसहाय डिग्री कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ। और बहुत से लोग नौकरी पा गए हैं, जो मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, श्रेष्ठ संतान का तो ये दायित्व है कि वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ावे, और आपने जो है वो काम किया है। होना तो यही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक बार एक कहानी आती है, उसमें एक लड़का अपने पिताजी से पूछा कि बाबा, मेरी माँ जब मुझे उठाती है गोदी में तो मुझे अपने कमर पर बैठाती है, और जब आप मुझे उठाते हैं तो आप अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो पिता ने कहा, देखो, माँ जो है कमर पर इसलिए बैठाती है कि वो चाहती है कि मैं जहाँ तक देख रहे हूँ मेरा बच्चा भी वहाँ तक देखे, लेकिन पिता ये चाहता है कि मैं जिस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ उसको भी मेरा पुत्र देखे, इसलिए वो कंधे पर बैठा लेता है। तो और कहा भी ये जाता है कि 2 रिश्ते ऐसे हैं जो हार के प्रसन्न होते हैं। जैसे पहला गुरु जब अपने शिष्य से हारता है तो वो प्रसन्न होता है। दूसरा पिता जब अपने पुत्र से हारता है तब वो प्रसन्न होता है। बाकी और कोई रिश्ते नहीं हैं जो हार के प्रसन्न हो। माता पिता जब अपने पुत्र से, जब उनको ये लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे जा रहा है,
मुझसे भी बुद्धिमान हो गया, मुझसे भी चालाक हो गया, तो उन्हें प्रसन्नता होता ही है। और इतना ही नहीं, पिता की और माता की उम्र भी बढ़ जाती है। अगर लड़के लायक हैं, आगे बढ़ गए तो उम्र बढ़ जाती है। अगर लड़के उस काबिल नहीं हुए तो दूसरे ढंग का हो गए तो माता पिता की उम्र घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ जो है, चूंकि बातचीत का सीक्वेंस आ गया जो है, एक फिल्म आई थी 1960 के दशक में शायद, उसका नाम था एक फूल दो माली। उसमें एक गाना था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें एक जो दूसरी लाइन है कि उसमें है कि मैं कब से तड़फ रहा था, मेरे आंगन में कोई खेल है, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे हाथों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसी में अगली लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। चौथी उसकी आखिरी लाइन है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, वाह वाह, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, वाह वाह, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो एक पुत्र के प्रति जो पिता की कामना होती है वो यही होती है कि वो हमारे नाम को रोशन करें, हमारे नाम को आगे ले जाए। तो ये परंपरा जो आपने शुरू किया कि आपने पिताजी हरिसहाय दुबे आपके पिता थे जी, और उनको एक व्यक्ति से व्यक्तित्व तो आपने बना दिया। उनके नाम से जो शिक्षा का जो संस्थान खोल करके अब उस संस्थान से हजारों लड़के हर साल निकल रहे हैं, हजारों हरिसहाय हर साल बन रहे हैं जी। तो ये जो सृजन की जो व्यवस्था आपने बनाई, ये एक पुत्र का श्रेष्ठ धर्म उसका आपने निर्वहन किया है, और वो परंपरा लगातार आगे बढ़ती रहे। निश्चित रूप से जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार होते हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जी जी, और वो भगवान की कृपा ही से होता है। भगवान की कृपा से होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना ईश्वर की कृपा से नहीं होता है। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली वकालत की? मेरी इच्छा नहीं थी। मैं BA ग्रेजुएशन करने के बाद मैं MA का फॉर्म लाया तो मेरे पिताजी ने कहा MA पास करके क्या करोगे? टीचर, वकील बनो। अच्छा। मैं कचहरी में हूँ, तुम वकील बन करके आओ, और जब वकील बन करके आओगी तो मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। उनकी प्रयास से मैं गोरखपुर से बगल में अधिवक्ता थे प्रेमचंद शुक्ला, जो अब नहीं रहे। अच्छा। दीवानी कचहरी के अधिवक्ता थे प्रेमचंद शुक्ला। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनसे वकालत पढ़वाइए, और उन्होंने प्रेमचंद शुक्ला ही ने उस जमाने में यूनिवर्सिटी में बलराम सिंह बघेल बलिया के जो डीन थे, उन्होंने कहा कि इनको ला करना है, इनको फॉर्म दिलवाइए, इनका एडमिशन करवाइए। तो हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई मतलब पिताजी की प्रेरणा से, पिताजी की इच्छा का सम्मान आपने किया। तो आप जो है जब गोरखपुर में वकालत करने आए तो जो नागेंद्र प्रताप सिंह जो आपके सीनियर हैं जी, वो रेवेन्यू के एडवोकेट थे? वो रेवेन्यू और फौजदारी। अच्छा अच्छा, तो आपने रेवेन्यू से शुरू किया? रेवेन्यू से शुरू किया, फौजदारी और सिविल वो मामूली जानते थे। अच्छा, तो सिविल तो आपने जब बास गांव में आप आए होंगे? नहीं, तो हमारे पिता ने हमको सिविल की ट्रेनिंग मेरे पिताजी ने दिया। ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेंट एंड WS। तो यहीं से मैं शुरू कर दूं, तो यहीं से मैं अगर शुरू कर दूं जी कि प्लीडिंग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा दर्शक अगर कोई देख रहा है, कोई नया लड़का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या वो लड़का जो अभी प्रैक्टिस में नया आया है, तो प्लीडिंग क्या है? जैसे अक्सर होता क्या है ना, जैसे किसी को कहिए प्लीड करने के लिए तो वो प्लीडिंग को प्लेंट समझ लेता है। वो समझता है कि प्लीडिंग मीन्स खाली प्लेंट, लेकिन प्लीडिंग है क्या, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो प्लीडिंग वो चीज़ है कि जब कोई विवाद खड़ा होता है तो एक बात करने वाला क्या प्लीड करना क्या कहता है, अपने टाइटल को कैसे शो करता है कि ये मेरी चीज़ है। बिल्कुल।
और उसको जब ड्राफ्ट किया जाता है प्लेंट के रूप में, कानून की परिधि को देखते हुए, बिल्कुल, अगर कोई बात लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर कर जाता है तो बेकार हो जाता है। इसलिए उसकी परिधि को देखते हुए जो बातें कही जाती हैं वही प्लीडिंग है। प्लीड है। हाँ, तो वही प्लीड तो प्लीडिंग में सिर्फ प्लेंट आता है या WS भी आता है? प्लीडिंग में प्लेंट, WS और रिप्लिकेशन। अच्छा, रिप्लिकेशन क्या है? रिप्लिकेशन जो है, दावा हुआ, दावे का जवाब प्रतिवादी ने दिया, प्रतिवादी ने क्या क्या कहा है उसको रिबट किया प्लेंटिफ ने कैसे। अच्छा अच्छा, हाँ, प्लेंटिफ को 2 चांस मिलता है, प्लेंट और रिप्लिकेशन। तो वो रिप्लिकेशन। अच्छा, यानी जो प्रतिदावा है, हाँ, पुनः उसका जवाब जो है जवाब दिया जाता है, रिप्लिकेशन है। ये प्लीडिंग बोलता है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो है हरि सहाय लॉ कॉलेज के संस्थापक हैं एक तरह से जी। आप भाई स्थापना आपने किया, तो स्वाभाविक है कि आपका ये कार्यक्रम हो सकता है आपके उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी देखेंगे जी। तो उन्हें ये लगेगा ना कि हमारे संस्थापक सदस्य जो हैं या मेरे संस्थापक अध्यक्ष जो हैं वो हमको बता रहे हैं, मैं उनका क्लास ले रहा हूँ, उसे उन्हें ये अनुभूत होनी चाहिए ना। अच्छा, अब तथ्यों की अगर मैं बात करूँ, कहा जाता है कि जो प्लीडिंग तैयार की जाती है उसमें तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, कानून का नहीं। प्लेंट में कानून लिखना जरूरी नहीं है, खाली फैक्ट तथ्य लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वे तथ्य जैसे फैक्टा प्रोवेंडा, हाँ, फैक्टा प्रोवेंडा, फैक्टा प्रोवेंसिया की बात आती है ना, कि वो फैक्ट जिसे हमको, वह तथ्य जिनको हमको साबित करना है। और इसीलिए प्लेंट में लिखा जाता है आखिर में कि पारा फला से फला तक मेरी पर्सनल जानकारी से, प्लेंटिव कहता है, और फला फला पारा कानूनी सलाह से। अगर काज ऑफ किसी बाद में नहीं लिखा जाए तो ऑर्डर 7/11 से दावा खारिज कर दिया जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC में, अच्छा, वो दावा खारिज कर दिया जाएगा। क्यों कि अब कोई काज ऑफ कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ तो भाई वो फाइल द सूट। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आधार ही देयर मस्ट बी काज ऑफ एक्शन। तो काज ऑफ एक्शन इज मैंडेटरी प्रोविजन टू असर्ट इन द प्लेंट। संयोजन और कुसंयोजन, क्या नॉन-ज्वाइंडर और मिसज्वाइंडर। तो ऐसा पक्षकार जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको ऐड कर दिया, उसको अगर ऐड कर दिया तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है डिलीट। तहसील स्तर पर दीवानी न्यायालयों में किस तरह के मामले अधिकांशतः आते हैं, क्या कहेंगे? दीवानी न्यायालय में हमारे भूमधरी पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई निर्माण कर रहा है, तो हम इंजंक्शन सूट दाखिल करेंगे। अच्छा, और कोई हमारी आबादी पर कब्जा करके मकान बना रहा तो दीवानी बाद हम इंजंक्शन सूट दाखिल करेंगे। इंजंक्शन 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक तो होता है टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक, जो दौरान मुकदमा प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को मना किया जावे कि वह पर्टिकुलर कार्य न करे जिससे मेरा अधिकार प्रभावित हो, ठीक, इसे टेम्परेरी कहते हैं। टेम्परेरी हो गया। और दूसरा है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। ठीक, प्रोहिबिटरी मैंने मना कर दिया जाए मेरे कब्जा दखल में कोई विरोध हस्तक्षेप न करे। अच्छा, प्रतिषेधात्मक निषेधाज्ञा। और फिर उसके बाद मैंडेटरी, जैसे कोई निर्माण कर लिया हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया हो, तो अदालत आदेश दे कि वह कुछ अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर इस निर्माण को डिमोलिश करके हम दखल दे देवे। क्या अस्थायी व्यादेश जो है आसानी से न्यायालय प्रदान कर देते? नहीं मिलती है। क्यों नहीं देती है न्यायालय? अब उस पर भाई, आप तो आपके बहुत सारे विधि के छात्र हैं, वो जानना चाहेंगे जी कि काहे जो है, क्यों नहीं जो है न्यायालय, आखिर क्या बात है इसमें? अब अदालत अगर विवेकपूर्ण विचार अपना ले कि पर्टिकुलर पर्सन इज रिगार्डेड एज भूमधर, अपोजिट पार्टी हैज नो कंसर्न एंड इंक्रोचिंग द प्लॉट ऑफ प्लेंटिव, तो ही कैन रिस्ट्रेन। लेकिन कुछ अदालतें ऐसी हैं कि नोटिस जारी कर देती हैं, और जिसका रिजल्ट यह होता है कि जब तक नोटिस जाएगी, तामीला होगी, तब तक वह अपने गलत उद्देश्यों में सफल हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा रेवेन्यू की तरफ मैं अगर आऊँ तो जैसे जोतदारों की बात आपने कहा है, तो जोतदारों की स्थिति क्या है इस समय? जोतदारों का जो प्रकार है
देखिए इस समय तो 2 प्रकार है। अच्छा। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। अच्छा। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। अच्छा। भूमिधर विथ नॉट ट्रांसफरेबल राइट। अच्छा। जो को असंक्रमणी भूजल से कहते हैं कि बेचने का अधिकार नहीं। अच्छा, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको बेचने का अधिकार? अब तो जो पट्टे पर मिल गई। अच्छा। पट्टे पर मिल गई 10 साल तक असंक्रमणी है और 10 साल के बाद ऑटोमेटिक वो संक्रमणी हो जाता है। और लैंड के माने होता है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, दीज आर इंक्लूड्स इन द लैंड। या जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में मकान बना ले रहा है तो वो मामला अगर डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो आबादी की ज़मीन नहीं हुई। तो अगर आबादी की ज़मीन नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में उस मकान का अगर बंटवारा करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो वो सिविल न्यायालय में आएगा या फिर वो तहसील में जाएगा? अगर मकान बंटवारे की बात करेगा तो उसको सिविल कोर्ट जाना, क्योंकि 176 जो जेडे 176 है 176 क्या है ये, किस तरह से जो है ये अप्लाई होता है? जो है 176 का बाद जो है बंटवारे का रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल होता है। अच्छा। और रेवेन्यू कोर्ट में वही अपना शेयर जाहिर करना पड़ता है। अगर अपोजिट पार्टी स्वीकार नहीं करती है तो एविडेंस से निर्धारण होगा, तब कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रारंभिक डिग्री पास करेगी तो लेखपाल लाट बना। अच्छा, जो आपसी जो बंटवारा माना जाता है जैसे खानगी बंटवारा कहते हैं, ये क्या है? खानगी बंटवारा ये है कि जैसे हम 2-4 हिस्सेदार हैं और आपस में बैठ करके अच्छा बांट लिया और बंटवारा कर लिया, लिखा या नहीं लिखा और एक्ट अपान हो गया, मैंने उसका पालन हो गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अच्छा। कि वह माना जाएगा, वह लागू रहेगा। अच्छा। 1/1/1977 के पहले 99 रुपया 99 पैसे का बैनामा जबानी या सादे कागज पर होता था, यानी 100 रुपये से कम का। हाँ, 100 रुपये से 1 पैसा कम है तो जबानी दे दिया रुपया लेकर के, या कागज पर लिख के दे दिया, तो वो दैट इज सील्ड इट। अच्छा। लेकिन 1/177 को कानून बदल गया कि अब 1 भी रुपये का अगर होगा ट्रांजैक्शन तो वो रजिस्टर्ड होगा। और बसियत की क्या स्थिति है? उसी संपत्ति का बसियत किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उस पर बाबूराम और से संतोष सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोपार्सनी प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो अपने हिस्से से अधिक का नहीं कर सकता। अपने हिस्से से अधिक नहीं। 2021 में बाबूराम और से हिस्से का निर्धारण जो है कैसे होगा? जैसे मान लीजिए पिता जिंदा है, और 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र, पिता के नाम प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। तो चूंकि पिता मैनेजर ऑफ द फैमिली है, करता है, ठीक, और बाबा की थी, याजा की थी, और उसके बाद पिता को आई तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगा। इस नाते लड़के का भी शेयर हुआ। अच्छा, मालगुजारी और लगान की बात अक्सर आती है, जो है क्या है ये? जो है कहने में 2 शब्द हैं। पहले मालगुजारी कहा जाता था, अच्छा, अब लगान हो गया। पहले पटवारी हुआ करते थे और उस समय मुख्यमंत्री चरण सिंह साहब थे, तो उन्होंने नई भर्ती लेखपाल की हो गई, लेकिन फंक्शन दोनों का ये कही। जिम्मेदारी टूटने के पहले लेखपाल को बहुत बड़े पावर होते थे। वह इंतजाम नंबर 8 रजिस्टर पर रोजनामचा पर लिख करके और वह जमन 8 जमन 6 की काश्तकारी कर देता था, लेकिन अब वो सब अधिकार लेखपाल को नहीं। सिविल कोर्ट की विडंबना यह है कि आज तक एक भी एक्सपर्ट सर्वेयर नहीं रखी है। सर्वे का काम बड़ा टेढ़ा है। तो लेकिन ये सरकारी कर्मचारी होता है या किसी अधिवक्ता को ही बना दिया? वही सर्वेयर अधिवक्ता भी होता है। अगर अदालत निर्धारित करती फला अधिवक्ता सर्वेयर हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाता है तो वो सर्वे काम करेंगे। लेकिन जो उनके बाबू बनाए जाते हैं, अच्छा, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो जानकार नहीं होते सर्वे के। और वो जैसे पेशकार साहब है, अमीन बना दिए गए। अच्छा। हाँ, कोई क्लर्क है, अमीन बना दिया गया। अब वो मौके पर गया तो साइट प्लान नहीं बना सकता है।
तो ये इससे तो इससे यह होता है कि ये तो लंबी प्रोसेस हो जाता है, ठीक, गलत नक्शे आते हैं, फिर ऑब्जेक्शन होते हैं, बहस होते हैं, और जिससे कि नाते वो खारिज हो जाता है, या कभी कभी न बता गलत निर्णय हो जाएगा ना। हाँ, और न बताने पर, जैसे अधिवक्ता नहीं बता पाया तो कन्फर्म हुआ था, कभी कोई गलत नक्शे भी कन्फर्म हो जाते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि सही चीज गलत में परिणत हो गई। अगर कोई नया लड़का या आपके विद्यालय से कोई लड़का पढ़ा और वो चाहता है कि बांसगांव वो सिविल कोर्ट में वकालत करेगा, हाँ, तो बांसगांव में वकालत करना उसके लिए कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बांसगांव में तहसील के काम से नहीं सिर्फ वकालत है, वहाँ सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट है। और बांसगांव यह है आउटलाइन 8 तहसीलों में एक तहसील बांसगांव भी है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में 8 आउटलाइन कोर्ट थी सिविल कोर्ट की। अच्छा, जिसमें से एक बांसगांव भी है। अच्छा। तो बांसगांव बहुत पुरानी 1885 की बिल्डिंग अब भी खड़ी है। और वहाँ के वकील मोस्टली दोनों करते हैं। कुछ ही वकील ऐसे हैं अधिवक्ता जो खाली रेवेन्यू करते हैं, कुछ फौजदारी करते हैं क्रिमिनल केसेस, और कुछ है सिविल करते हैं। नहीं, वकालत के क्षेत्र में ये माना जाता है कि वकालत का जो प्रारंभिक दौर होता है वो बड़ा मुश्किलों से गुजरा होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात और है। उस दरम्यान तमाम सारी चुनौतियां होती हैं। तो उन चुनौतियां आपके भी जीवन में आई? बिल्कुल आई चुनौतियाँ, क्योंकि 10 साल तक अगर वकालत करना है तो 10 साल तक अधिवक्ता को परिश्रम करना चाहिए। अगर सिविल का प्रैक्टिशनर हो गया तो उसके लिए रेवेन्यू और क्रिमिनल बड़े आसानी से कर लेगा, क्योंकि दीवानी का इसको बहुत वाइड है। अच्छा, एक वकालत करने वाले व्यक्ति के उत्थान में उसकी जो सहधर्मिणी होती है बड़ा योगदान माना जाता है। जी जी, आपकी सहधर्मिणी यहाँ हैं जो है, मैं चाहूँगा कि आप आइए यहाँ, आप भी बताइए। आपका नाम क्या है, जरा बताइए। इंदू रानी दुबे। इंदू रानी दुबे। तो ये वकालत जब पढ़ाई के पहले ही शादी हो गई थी? जब ये वकालत नहीं किए थे, पढ़ाई कर रहे थे, अभी ग्रेजुएशन वगैरह में रहे होंगे, तब शादी हो गई, ला कर रहे थे। तो उस समय तो ये बेरोजगार रहे होंगे। तो फिर भाई पत्नी जब आ जाती है तो ये माना जाता है कि गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। पत्नी के लिए व्यवस्था करना, बच्चों के लिए व्यवस्था करना, तो कैसे आप मैनेज करते थे उस समय? तो मान लीजिए कमाई कोई झंझट नहीं था कमाई से। अच्छा, इनकी कमाई से कोई मतलब नहीं था, आप सेवा भाव में लगी रहती थी। हाँ, जो होता था करते भगवान की। मतलब कभी आपने इनके ऊपर कोई भार नहीं डाला कि आप कमा के ले? बड़े हुए पढ़ने लगी तो भार नहीं, पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे छोटे तो कोई भार नहीं था। अच्छा, तो जब बच्चे बड़े हो गए होंगे तब तक तो ये अच्छे वकील ही हो गए थे। बांसगांव बैठने लगे। अच्छा, और उसके पहले तो मैं के आना जाना रहता था। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी सेंट्रल इंस्पेक्टर थे, लेकिन उस समय वो नहीं थे। अच्छा, उनके देहांत के बाद हमारी शादी हुई है। हम 3 बहन हैं। अच्छा, हमारी दिल्ली में दीदी रहती है। आपसे बड़ी हैं वो? हाँ, बड़ी हैं। जो राजनाथ के PRO हैं प्रभात, उनका बेटा है। अच्छा, और आपकी बहन का लड़का है? बहन का लड़का है। अच्छा, सगी बहन का। और एक हमारी बहन खलीलाबाद में रहती है। अच्छा, वो टीचर हैं। अच्छा, तो आप इस बात को मानती हैं ना कि जैसे जब कोई अधिवक्ता जब वकालत कोई लड़का शुरू करता है तो उसके वकालत में बहुत बड़ा योगदान उसकी पत्नी का भी होता है। जैसे वो कचहरी तो नहीं जा सकती है, लेकिन घर का जो जंजाल है उस जंजाल से मुक्ति दिलाने का काम करती है ना, कि जैसे वो उनको किसी प्रकार का टेंशन न हो। तो पत्नी का जो धर्म है कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लीजिए कि जब ये आते रहे होंगे कचहरी से, कुछ नहीं पाते रहे होंगे, तो झुझलाहट हमारे जमाने में। अच्छा, आपका अच्छा, भगवान की कृपा से ये नहीं हुआ। अच्छा, कि न पावे। अच्छा, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था कितना पा रहे हैं। अच्छा, बस अपने काम से मतलब जो खर्चा हो निकाल दिए। अच्छा, बाकी
अच्छा, बाकी जहाँ सब आप चाहिए तहाँ। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा कोई इसका टेंशन नहीं। अच्छा। तो आज तो आपका भरा पूरा परिवार है, बच्चे अपने अपने हाँ, जगह सब पर भगवान की कृपा से हैं, सब। आप विद्यालय चल रहा है, आप आपके पति जो है इस समय मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं बांस गांव के, तो अब आपको कैसा लग रहा है, क्या बताएंगे आप? हम तो सबके बारे में नहीं जानती हैं, लेकिन अपने बारे में जानती हूँ। मैं हमेशा खुश थी और हमेशा खुश रहूँगी। भगवान इतना दे दिए हैं कि किसी की आवश्यकता नहीं मांगने की। वाह 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 वाह, सही बात है, मतलब ईश्वर की कृपा से हाँ, आप लोग के आशीर्वाद से मैं बचपन से खुश हूँ, जब से पैदा हुई तब से। अच्छा। और आज तक ऐसे हंसती रहती हूँ। अच्छा, मतलब आप भाग्यशाली अपने आप को हम बहुत मानते भाग्यशाली हैं, हैं। भाग्यशाली मानते हैं कि आपको जो है हनुमान दुबे जी जैसा पति मिला, हाँ, सब भाग्यशाली। और एक अच्छा परिवार मिला। तो आपकी बहुएं परिवार में? हमारी बहुएं भी बहुत खुश हैं। अच्छा। बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती अच्छा, हैं। 2 बहुएं हैं आपको? 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू का क्या नाम है आपकी? स्नेहलता दुबे। अच्छा, स्नेहलता। स्नेहलता। और छोटी बहू का क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा। नाती पोते भी हैं? हाँ, 2 हैं, अभी होते तो आप लोगों को वैसे नहीं, पर वो भी इसी में। अच्छा, वो भी इसमें शामिल हो गए होते। अच्छा, तो पोतों के साथ जो है नाती पोते जो है मिल के पूरा आप लोगों का जीवन बिल्कुल हैं खुशमें कर देते होंगे। जो है समय को बढ़िया एकदम समय कट जाता होगा। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। और रात में सब लगा देंगे, साग डांस कर लेंगे। अच्छा। पढ़ लेंगे, टीचर आती हैं और पूरा हमसे तो बहुत घुले मिले। साथ ही हम तीनों लोग सोते हैं। अच्छा, तो दोनों नाती जो होता है ना, जैसे नातियों से दादा और बाबा का बड़ा पीना सब साथ में, बड़ा दोनों बच्चों बड़ा स्नेह होता है ना। हमारी ऑफिस है PWD में। छोटी बहू वो काम नहीं करती है, वो लखनऊ में बेटे के साथ है। अच्छा। बंगलौर में अपना बंगलौर में। अच्छा तो अच्छा अभी वो कुछ करती नहीं, अभी इसी साथ शादी हुई है। अच्छा अच्छा। इस नाते भी कुछ करती नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा दुबे जी, चलते चलते मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो नए लड़के हैं, नए लड़के कितने धैर्य के साथ पढ़ाई करें, क्या कहेंगे आप? एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छा वकील बनने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। अगर परिश्रम 10 वर्ष तक अधिवक्ता कर देता है किसी क्षेत्र में, चाहे सिविल में हो या क्रिमिनल में हो, अगर 10 वर्ष तक मेहनत कर देता है और पैसे का ख्याल न करे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, जो मिल गया सो सफिशिएंट है, तो वो अधिवक्ता सफल हो जाता है। ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम कर, ईमानदारी से काम कर। शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता है। शॉर्टकट का कोई स्थान वकालत में नहीं है। मतलब जो 10 साल के बाद उसका वकालत में चमक आने लगती है और 10 साल से 20 साल के बीच में जितना काम करता है उतना पैसा मिलता है। और 20 साल के बाद पैसा ज़्यादा मिलता है, काम कम होता है। काम बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आपने जानकारी दिया हमारे दर्शकों को। ये लड़के देखेंगे, तमाम सारे लोग, वरिष्ठ अधिवक्ता इसको कार्यक्रम को देखेंगे, पढ़ाई करने वाले लड़के देखेंगे, नया नया प्रैक्टिस करने वाले लड़के देखेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि हनुमान प्रसाद दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के बारे में और विधि के क्षेत्र में जो आपने कार्य किया है उसके बारे में, तमाम सिद्धांतों के बारे में आपने बताया, अपने परिवार के बारे में बताया। निश्चित रूप से ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दुबे जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, हमारे दर्शकों के लिए बेहतर बातें आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।